ईरान इजराइल युद्ध के दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान की रिजीम चेंज करने का दावा करते आ रहे थे, लगातार आज उन्हीं के देश में उन्हीं की सेना उनसे बगावत पर उतर आई है। उन्हीं के ऑफिसर्स अब उन्हीं के दिए हुए आदेश मानने से इनकार कर रहे हैं। और जब किसी दो देशों के बीच में वॉर जैसे हालात हो और उसका आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रिजाइन दे दे, तो अपने में ही बहुत सारे बड़े सवाल ये चीज़ें पैदा करती हैं। जहां पे लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान की रिजीम चेंज कर दी है, वो ईरान की रिजीम चेंज कर देंगे। वहां पे जो भी शासन में है, जिनके अंदर भी जिनके हाथों में भी जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, पावर है, उसको वो हटा देंगे। और आज हालात ऐसे हैं, मंजर ऐसे हैं कि जो चीज़ें वो ईरान में करना चाहते थे और नीयत उन्होंने ईरान के लिए रखी थी, आज वही सारी चीज़ें उन्हीं के देश में उन्हीं के साथ हो रही हैं। पहले ईरान के अंदर हुए प्रोटेस्ट, आज उन्हीं के देश में हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले। उन्हीं की आवाम उनके खिलाफ हो गई और अमेरिका की ही आवाम ईरान के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आई और अपने ही देश के प्रेसिडेंट को रिज़ाइन देने की मांग करती हुई दिखाई दी। वहीं पे जहां वो ईरान की आर्मी और ईरान के कमांडर्स और ऑफिसर्स के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, आज उन्हीं के देश की आर्मी उनसे खफा है। उन्हीं की आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ, जिन्होंने इतनी सारी वॉर एक्सपीरियंस है जिनके पास, जिन्होंने अमेरिका, अफगानिस्तान जैसे बड़ी बड़ी वॉरों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन वॉर्स का हिस्सा बने हैं, उन वॉर्स का एक्सपीरियंस लिया है। और जो आर्मी चीफ खुद ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध को शुरुआती 2 दिन से ही उसकी लगाम अपने हाथ में रख के पूरी प्लानिंग, प्लॉटिंग, ब्लूप्रिंट जिनके हाथ में था, अगर वही शख्स अचानक से रिज़ाइन दे दे तो अपने में ये चीज़ बहुत बड़े और अहम सवाल पैदा करती है। सवाल ऐसे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के देश में खुद अब वहाँ के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं? क्या वहाँ के लोग और वहाँ की जो मिलिट्री है वो खुद अपनी देश की रिजीम चेंज करना चाहती है? क्या वो खुद चाहते हैं कि उनका जो प्रेसिडेंट है वो बदल जाए, क्योंकि जो प्रेसिडेंट उन्होंने चुना था अब वो प्रेसिडेंट कम और एक डिक्टेटरशिप के तौर पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है कि वो ईरान के अंदर ग्राउंड फोर्सेस के द्वारा हमले करे। वहीं पे अमेरिकन आर्मी फोर्सेस इसके लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई जनरल, ना ही कोई कमांडर इस ऑपरेशन के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी का ये मानना है कि जिस देश का हम अपनी मिसाइल, ड्रोन्स और फाइटर जेट से कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उस देश में हमारी आर्मी क्या ही उनका कुछ बिगाड़ सकेगी। वहीं पे अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के ऑफिशियल्स ने और IRGC ने साफ तौर पे धमकी दी थी कि अगर हमारे देश में हमारे दुश्मन मुल्क ये सोच रहे हैं कि वो हमारे देश में घुसकर लैंड फोर्स के ज़रिए हम पे हमला करेंगे तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। हमारे देश में घुस के वार करने की गलती भी ना करे। अगर उन्होंने ऐसी गलती की तो हम कसम खाते हैं कि एक भी सोल्जर जो जिंदा हमारे देश में घुसा है वो जिंदा वापस लौट के नहीं जाएगा, सबके पैर काट दिए जाएंगे। ऐसी खतरनाक धमकी IRGC और ईरान के ऑफिशियल्स लगातार अमेरिका को देते आए हैं, जिसके बाद ये बताया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि शायद एक डर का माहौल अमेरिकन आर्मी के अंदर है, क्योंकि अमेरिकन आर्मी बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है और समझ चुकी है। और इससे पहले की भी अगर हम बात करें तो जो अफगानिस्तान और इराक के साथ इनकी वॉर ऑलरेडी हो चुकी है। अफगानिस्तान वॉर आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि कितने सालों तक वो वॉर चली, कितना पैसा अमेरिका ने उस पर खर्चा, अपनी PR के लिए उन्होंने हॉलीवुड्स की बड़ी बड़ी मूवीज तक उस पर बनवा दी। लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में उनको वो देश छोड़ के जाना ही पड़ा, खाली करके जाना ही पड़ा। तो अफगानिस्तान और इराक से जो ज़ख्म और चोट उनको मिले हैं, आज तक अमेरिकन आर्मी के वो ज़ख्म और चोट अभी तक भरे नहीं हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं। और उसी पर अगर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बिना कुछ सोचे समझे वहाँ की आर्मी को ये आदेश दे रहे हैं कि अब आपको ईरान के अंदर जाके वहाँ घुसकर वहाँ पे लैंड फोर्स के माध्यम से ज़रिए से आपको अब वहाँ पे हमला करना है, जिसके पूरी तरीके से वो खिलाफ है। यानी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जो आइडियोलॉजी है और एक तरफ उनकी आर्मी की आइडियोलॉजी है, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही है। यानी पहले वहाँ के लोग सड़कों पे उतर के आए तो पूरी दुनिया को देखने को मिला कि अमेरिका के लोग, अमेरिका की जनता खुद डोनाल्ड ट्रंप के और उनके फैसलों के खिलाफ है। अब धीरे धीरे ये भी देखा जा सकता है कि जिस आर्मी के सहारे से वो ईरान के ऊपर इतने बड़े हमले के दावे कर रहे हैं, अंदर ही अंदर वो आर्मी भी अब इससे
पीछे हटना चाहती है, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम चल चुका है कि ईरान के अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है। ईरान पहला देश है जिसने अमेरिका के जेट्स को मार गिराया है। कल रात में भी उसने एक जेट को मार गिराया, जिसके बाद एक जो ऑफिसर है उसके वहाँ पे ईरान के अंदर मौजूद होने की भी खबर आई, उसको सर्च ऑपरेशन के तहत ढूंढा जा रहा है। तो लगातार ईरान बड़े बड़े हमले इजराइल और अमेरिका पे करते आ रहा है। लगातार अमेरिका और इजराइल की वजह से गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर बड़े बड़े हमले हुए, और ईरान की जो मिलिट्री ताकत है उसने पूरी दुनिया को दिखा दी। उसने अपना ईगल 44 एयर बेस दिखा दिया, उसने अपने फाइटर जेट्स दिखा दिए, उसने अपनी मिसाइल सिटी दिखा दी, जिसके अंदर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल्स और आर्मी इक्विपमेंट्स है। जिसके पास इतना कुछ अंडरग्राउंड है, तो सोचिए उसकी आर्मी फोर्सेस कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जो बिना बताए, बिना किसी ताकत के अगर अमेरिका जैसी कंट्री को इतना भारी नुकसान पहुंचा सकता है, तो जब उसकी आर्मी उसके देश में घुस जाएगी तो फिर वो क्या करेगा। ईरानी हमेशा से कहते हैं कि हम हज़रत अली की कौम से हैं, मैदान छोड़ के जाना, जंग को छोड़ के जाना हमारे खून में नहीं है। या तो हम लड़ते हैं, हम जीतते हैं, नहीं तो हम शहीद होते हैं। मौत का डर ईरान के लोगों के अंदर नहीं है। ये हमने साफ तौर पे इस 1 से लेकर 2 महीने के अंदर जो ये जंग चली है उसके अंदर देखा है। अमेरिका ईरान के अंदर रिजीम चेंज करे ना करे, लेकिन अमेरिका के अंदर रिजीम चेंज होती हुई नज़र ज़रूर आ रही है, क्योंकि धीरे धीरे पहले वहाँ के लोग, अब वहाँ की आर्मी उनसे खफा होती हुई नज़र आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया गया है, पहले तो जो भी बड़े ऑफिसर्स हैं, जनरल्स हैं, इन लोगों ने खुद रिज़ाइन दिया है। वहीं पे अगर हम सोल्जर्स की बात करें, जो ग्राउंड आर्मी होती है, लैंड आर्मी होती है, वो भी अंदरूनी तौर से इस जंग के लिए, वॉर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ना ही वो इस लड़ाई को लड़ना चाहती है। यानी अब अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप का जो शासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आर्मी पे एक ज़बरदस्ती ये वॉर को थोपना चाहता है। आर्मी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर ये वॉर हुई तो वक्त की और पैसों की बहुत ज़्यादा बर्बादी होगी, साथ ही साथ बेगुनाह लोगों की जानें भी जाएंगी। वो बेगुनाह आर्मी ऑफिसर जिनका कोई लेना देना नहीं है इस जंग से, उनको भी अपनी ज़िंदगियों से हाथ गंवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईरान ने कहा है कि मेरे देश में कोई ज़िंदा आएगा तो वो यहाँ से ज़िंदा लौट के नहीं जाएगा, तो वो उस बात को सच साबित करके भी दिखाएंगे। इसी के बीच ईरान ने एक और बड़ी धमकी पूरी दुनिया को दे दी है। पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद करके पूरी दुनिया को एक ग्लोबल क्राइसिस का झटका दिया है। अब उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रास्ता है, जहां से सारी शिपमेंट्स आती है, उसको बंद करने की भी धमकी अब ईरान ने दे दी है। बाब अल मंदीब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बाद एक ऐसा इंपॉर्टेंट रास्ता है जो रशियन कंट्रीज़ को एशियन कंट्रीज़ के साथ जोड़ने का सबसे आसान और सबसे छोटा रास्ता है। रेड सी का दरवाज़ा माना जाता है इसको। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो शिप्स को अफ्रीका के थ्रू घूम के आना पड़ेगा। 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा हर शिप को लगेंगे अपनी कंट्रीज़ तक पहुँचने में, जिसमें फिर से लाखों का नुकसान हर देश को उठाना पड़ेगा। पहले ही तेल की और गैस की कीमतें आसमान छू चुकी हैं। अगर अब इस रास्ते के ऊपर भी ईरान कब्जा करके इसको बंद कर देगा तो फिर पूरे देश में जिस लेवल की क्राइसिस आने वाली है वो सोच से भी परे हो सकती है। बाब अल मंदीब को बंद करने का ऐलान ईरान ने कर दिया है। पूरी दुनिया को ये धमकी दे दी है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बाद अब अगला नंबर बाब अल मंदीब का है। ये रास्ता स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रास्ता है, क्योंकि ये सारी जितनी भी रशियन कंट्रीज़ है उसको एशियन कंट्रीज़ के साथ जोड़ता है, और ये सबसे छोटा रास्ता इनके बीच में माना जाता है, सबसे छोटा रूट माना जाता है, और ये रेड सी का दरवाज़ा है। अगर दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। तो एक अकेला ईरान इजराइल और अमेरिका के ऊपर हमले कर रहा है, उसी के साथ साथ उसके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है, गल्फ कंट्रीज़ की जो ये 8 कंट्रीज़ है, उसके ऊपर भी लगातार हमले कर रहा है। उसी के साथ साथ सिर्फ हमले ही नहीं कर रहा, उसने उसके डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के ऊपर अटैक किए, उसने उसके एनर्जी जितने भी डेपोज़ हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, फैसिलिटीज़ है, उसके ऊपर अटैक किए। और जो अब इम्पॉर्टेंट रास्ते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, बाब अल मंदीब जैसे बड़े और अहम रास्ते जो शिप्स रूट्स को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ते हैं, अगर उनके ऊपर भी ईरान इस तरीके से कंट्रोल कर लेगा तो पूरी दुनिया किस संकट में आएगी वो हम सोच भी नहीं सकते। तो एक
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक बेवकूफ़ी की वजह से पूरी दुनिया को जो ग्लोबल क्राइसिस झेलनी पड़ रही है, उनके देश के लोगों को तो झेलनी पड़ रही है, उनके देश की आर्मी को तो उस क्राइसिस में से तो जूझना पड़ रहा है, क्योंकि आर्मी अच्छी तरीके से जानती है कि जंग का असर क्या होता है, जंग में कितने पैसे खर्च होते हैं, कितना वक्त लगता है। जंग कभी भी 1 महीने 2 महीने के अंदर नहीं चलती, वो सालों तक चलती है, उसमें करोड़ों खरबों अरबों पैसे खर्च होते हैं। और वैसे भी अमेरिका के $40 बिलियन अभी 1 महीने के अंदर ईरान ने बर्बाद कर दिए हैं। बिना अपनी किसी मिलिट्री ताकत को यूज़ किए हुए ईरान ने उनके $40 बिलियन बर्बाद कर दिए हैं। अगर अब वो अपने फाइटर जेट्स और अपने एयर बेसिस को यूज़ करेगा तो उसके बाद कितने बड़े लेवल पे अमेरिका का नुकसान हो सकता है। हम सिर्फ $40 बिलियन जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ अमेरिका का अमाउंट हम बता रहे हैं। इजराइल और गल्फ कंट्रीज में जो नुकसान हुआ है वो तो अलग है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से जो ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस हुआ है, ऑयल मार्केट में जो क्रैश आया है उसमें जो नुकसान हुआ है वो अलग। और उसके बाद अब इतनी बड़ी धमकी कि बाब अल मंदीब जैसा इंपॉर्टेंट रास्ता भी बंद कर देंगे, तो फिर उसके बाद दुनिया भर की शिप्स आएंगी जाएंगी कहाँ से? जिनको आने में जो 10 दिन लगते थे उसमें 10-15 दिन और ऐड हो जाएंगे। तो जो सामान सिर्फ हमारे लिए 20 दिन या 21 दिन के अंदर डिलीवर होने वाला है या उसकी डेट ही उतने दिन की है, तो वो तो आते ही आते एक्सपायर हो जाएगा। तो ग्लोबल लेवल पे कितनी बड़ी क्राइसिस आने वाली है, शायद डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इन बेवकूफ़ हरकतों के सामने इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो जिस चीज़ के ऊपर इतना उछल रहे हैं उससे उनको कुछ हासिल होने वाला है नहीं। पूरी दुनिया समझ चुकी है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकत की है उसका अब जो नुकसान है वो हम सबको झेलना पड़ रहा है। और अब कोई भी देश उनके साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो पहले गल्फ कंट्रीज अपने आप को उनका दोस्त कहती थी, अब वो भी उनसे अपना पाला छुड़वाती हुई नजर आ रही हैं। तो लगातार अमेरिका की वजह से ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस बढ़ती जा रही है और ईरान बाज नहीं आ रहा है। ईरान रुकने वाला नहीं है। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि हम कहीं से भी सरेंडर नहीं करेंगे, हम अमेरिका के सामने नहीं झुकने वाले, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने हमारी जो थोड़ा बहुत नुकसान किया है उसको हम 2-3 साल में रिकवर कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब हम इजराइल और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो सालों लग जाएंगे पर वो उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके की हरकत और जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अभी ईरान यूज़ कर रहा है, तो वहाँ से साफ देख सकते हैं कि जो चोट अब ईरान पहुँचा रहा है वो सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही को नहीं पहुँचा रहा है, पूरे ग्लोबल लेवल को बता रहा है कि असलियत में सुपर पावर क्या होती है, सुपर पावर कैसी दिखती है, सुपर पावर कैसे वर्क करती है। और जब वो अपनी ऊपर काम करती है और जब वो हमले करती है तो उसका असर सिर्फ एक देश तक नहीं रहता है, उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। और साफ तौर पे हमारी ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर इसका असर पड़ा है और हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े देश को इसकी चोट पहुंची है। फिलहाल इजराइल ईरान जंग के हवाले से ये कुछ अहम अपडेट्स थी। लगातार हमारी नज़र इसके ऊपर बनी हुई है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।